नमस्कार। जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आरटीआई का सेक्शन 8 लेंगे। सेक्शन 8 मतलब है कॉन्फिडेंशियल, सूचना प्रकट किए जाने से छूट। अब हम समझेंगे कि सेक्शन 8 क्या है और इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। अब सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 कहता है, इस अधिनियम के अंदर लिस्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। मतलब ये एक्ट के अंदर कोई भी बात हो, लेकिन किसी भी नागरिक को इस तरह की सूचना देने के लिए बाध्यता नहीं होगी। मतलब कोई भी अधिकारी इसको इग्नोर कर, रिजेक्ट कर सकता है कि भाई नहीं। अब उसके अंदर क्या, उसका खंड क अब खंड क कह रहा है सूचना जिसके प्रकटन से भारत और की प्रभुता और अखंडता, जिसके प्रकट करने से भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है उसके अंदर कोई भी ठेस पहुंचती है, वो सूचनाएं हम प्रदान नहीं करेंगे। फिर राज्य की सुरक्षा के मामले में जो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो सुरक्षा संबंधित है, जिसके प्रकटन से राज्य की सुरक्षा के अंदर में सेंध लग सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध करने की उद्दीपन होता हो। अब इसके अंदर रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, एक वैज्ञानिक होते हैं वो कुछ खुफिया चीज़ें बनाते हैं, जैसे हथियार वगैरह कुछ भी है, तो उस विषय में हम नहीं दे सकते कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो किसी और देश या जो अराजक तत्व हैं जैसे आतंकवाद है, इन लोगों के पास वो सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। और ये जो खंड क में कहा गया, ये वास्तविकता में ये टोटल कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसे सरकार को इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, और ये स्ट्रीम मीडिया में भी चल रही है। जैसे कि हमने क्या हथियार बना लिए, इसकी स्पीड्स क्या है, ये किस किस देश के पास है, तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। यहाँ तक कि इसको मीडिया वगैरह पे भी नहीं दिखानी चाहिए, तो सरकार इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देश की सुरक्षा के संबंध में है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि उस चीज़ों पे भी सरकार को सोचना चाहिए और उनको इंटीमेट करना चाहिए कि आपकी देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी हथियार वगैरह के बारे में आप डिटेल ना दें। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि जो अब नए फाइटर्स बन रहे हैं, ये काली है, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी क्षमता क्या है, तो ये चीज़ नहीं बताई जाए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा होगा। क्योंकि हम जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल रूप से एक हथियार के रूप में या हमारी सेफ्टी के रूप में सरकार बना रही है, उस चीज़ का गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे फाइटर प्लेन्स जो आज हमारे भारत में बन रहे हैं, उसके इंजन्स भी बनाने चालू कर दिए। उस विषय में भी बताया जा रहा है कि भाई ये कितने मेगावाट का है, ये कितना ये कर सकता है, कितना फ्यूल खाए, ये चीज़ नहीं बताना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंशियल में आना चाहिए, और ऐसे जो भी चैनल्स है उनके ऊपर भी उनको इंटीमेट करना चाहिए कि भाई ये चीज़ मत दिखाइए आप, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के संबंधित है। और सुरक्षा की जो भी चीज़ें वो कॉन्फिडेंशियली होनी चाहिए, वो किसी के भी प्रदेश या पर व्यक्ति मतलब है आतंकवाद से, इनके पास ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भाई आज हर देश एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, तो हमारी जो चीज़ है उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए उसको हमको गोपनीय ही रखना है। अब दोस्तों, दूसरा खंड ख, सूचना जिसके प्रकाशन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अविभक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अपमान होता है। अब इसके अंदर है कि जो सूचना जिसके प्रकाशन को, मतलब जो उसके पब्लिकेशन के लिए
किसी न्यायालय या किसी डिपार्टमेंट द्वारा इसके रिस्ट्रिक्ट किया गया, मना किया गया कि भाई ये सूचना नहीं दिया जाएगा, और जिस ऐसी सूचना जिसके पब्लिकेशन से, यानी इसको प्रकटन या पब्लिकेशन से न्यायालय का अपमान होता है, वो सूचना कॉन्फिडेंशियल में आएगी। अब तीसरा है खंड ग। अब खंड ग में कहा गया कि सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। मतलब जो भी सूचना है वो अगर प्रकट होती है तो संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल का विशेषाधिकार भंग होता है, तो ऐसी सूचना पे प्रकटन पे पाबंदी होगी और ये कॉन्फिडेंशियल होगा, ये आपको नहीं दी जाएगी। अब खंड ख क्या कह रहा है? सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकार यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होगा। तो दोस्तों ये जो खंड घ है ये एक्चुअली देखा जाए तो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में आता है, जिसके अंदर दिया गया है कि वाणिज्यिक विश्वास मतलब आपका व्यापारिक विश्वास, फिर व्यापार की गोपनीयता और बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। अब इस चीज़ में कोई थर्ड पर्सन के बारे में आपका है तो पहले यहाँ पे वो अधिकारी इस चीज़ पे पहले क्लियर कर लेगा कि क्या ये सूचना जो भी इसको प्रकट करने से क्या इस व्यक्ति के ऊपर कोई असर तो नहीं होगा, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्राइवेसी आपकी होती है। तो इसके लिए इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर ये सूचना अगर प्रकट होती है तो इसमें लोकहित का फायदा अगर है तो आप सूचना प्रकट कर सकते हो। इसमें पब्लिक एट लार्ज मैटर है तो आपको सूचना प्रकट करना पड़ेगा। अब सूचना ड, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक भागीदारी के उपलब्ध सूचना जब तक सक्षम प्राधिकारी या समाधान नहीं होता है, सूचना प्रकटन विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। अब ये ड भी सेम वही है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर वैश्विक नातेदारी की आपकी जो थर्ड पार्टी के बारे में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें आपका जो एक्टिविज़म में आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को लोकहित में जो पब्लिक एट लार्ज है उस विषय में आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो अधिकारी है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये पहले पूरा समाधान करने के बाद ही उस सूचना के बारे में आपको बताएंगे। अगर वो पब्लिक एट लार्ज है तो आपको सूचना मिलेगी, अन्यथा वो कॉन्फिडेंशियल है। अब च, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। अब विदेशी सरकार से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपको नहीं मिलेगी। 6, सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति की जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाले गया या विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना का सहायता से स्रोत की पहचान करेगा। ये भी आपका थर्ड पार्टी का मैटर आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति की जीवन पे, मतलब आप किसी की कुछ चीज़ें ऐसी मांग रहे हैं जिससे उसके जीवन पे शारीरिक सुरक्षा या खतरे में डालेगा या विधि परिवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना सहायता से स्रोत की पहचान करेगा। मतलब आप उसके बारे में जानकारी उस सूचना से उस विषय में उस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा हो सके, तो ऐसी सूचना से को प्रतिबंधित किया गया है। अब ज, सूचना ज, सूचना जिसके अपराधियों में अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। अब ये ज़्यादातर पुलिस वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसके अंदर जो आप सूचना मांग रहे हो जिससे जो भी अपराधी है उसे पकड़े जाने में अड़चन होगी, इसके लिए ये सूचना नहीं दे सकते। तो आप अगर किसी मैटर के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति एक क्रिमिनल है, तो उस चीज़ में उनको तकलीफ़ होगी उनको पकड़ने के लिए, तो इसके लिए सूचना प्रतिबंधित की गई है। अब 6, मंत्रिमंडल के कागज पत्र, इसमें मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श अभिलेख में सम्मिलित है। अब मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों के कागज पत्र हैं और जो विचार वे सचिव और अधिकारियों के विचार अभिलेख या सम्मिलित
जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो कॉन्फिडेंशियल है, उसको नहीं दिए जाएंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद के विनिश्चय मतलब उसके जो भी उनकी चर्चा के बाद जो भी सामग्री जिसके आधार विनिश्चय किए गए हैं, विनिश्चय किए जाने या विषय के पूरा समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराएंगे। अब उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट रखे गए जिसके ऊपर विचार विमर्श किया, वो सब डॉक्यूमेंट जनता के लिए उपलब्ध किए जाएंगे। अब उसमें भी है कि परंतु और कि वे विषय धारा में छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं जाएंगे, और उसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 8 की कैटेगरी में आते हैं कॉन्फिडेंशियल में, वो आपको नहीं दिए जाएंगे। अब सूचना त्र, अब ये त्र सूचना जो ऑफिशियल बीएमसी वाले सारे वाले अदर डिपार्टमेंट ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके बारे में आप समझिए। सूचना जो व्यक्ति और सूचना संबंधित जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित संबंध से नहीं रखता है या जिसके व्यक्ति की एकांतता पर आवश्यक अतिक्रमण होगा, जबकि यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपील या समाधान नहीं था, इसी सूचना प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आती है जहाँ पे ये त्र सेक्शन त्र जो है थोड़ा सा गलत साबित होता है, तो थोड़ा सा गलत साबित। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ही है, लेकिन व्यक्ति सूचना समझ जिसका प्रकटन किसी लोक क्रिया का हित संबंध से रखता हो, अगर वो पब्लिक एट लार्ज है, तो क्या मैं आरटीआई के अंदर बताऊं कि मैं जो मैटर कर रहा हूँ पब्लिक एट लार्ज है कि भाई इस आदमी का डॉक्यूमेंट निकलने से पब्लिक को बहुत सारे फायदे हो जाएंगे? नहीं, ये गलत है। अब इसका दूसरा रूप दोस्तों, वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उसका सेक्शन 76 क्या कह रहा है? सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी जिसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है। उसमें यह कहा जा रहा है कि सार्वजनिक दस्तावेज की जो भी डॉक्यूमेंट जो अधिकारी उसकी सुरक्षा करता है और उसके निरीक्षण करने का अधिकार सभी व्यक्ति को है, उस व्यक्ति को कानूनी शुल्क के भुगतान पर उसकी एक प्रति मांगने पर देगा, साथ में एक प्रमाण पत्र भी लिखा होगा इसी प्रतिलिपि की ऐसे दस्तावेज या उसके भाग की सत्य प्रतिलिपि है। मतलब उसके साथ एक प्रमाण पत्र भी देंगे कि भाई ये जो भी डॉक्यूमेंट, मतलब वो डॉक्यूमेंट के जो स्टैम्प मारते हैं वहीं पे स्टैम्प होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये जो भी दस्तावेज है ये जो डॉक्यूमेंट है इसके भाग की सत्य प्रतिलिपि है। तो भाई यहाँ पे तो इस तरह के अंदर में जो चीज़ें आ रही है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अब जैसे पेन कार्ड्स हो गए, पेन कार्ड से हो सकता है कि भाई मुझे तो अब नॉलेज नहीं है कि पेन कार्ड से कैसे, लेकिन बहुत लोग हैं करते हैं, ठीक है, पेन कार्ड नहीं मत दें, उनके बैंक के डिटेल्स नहीं दें। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब किसी ने लाइट बिल डाला है, भाई वो उनकी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। भाई ये आधार कार्ड है, उनकी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। भाई क्यों नहीं मिलेगी? या भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 76 तो क्लियर कह रहा है कि आपको मिलनी चाहिए। इस चीज़ से उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है? तो ये थर्ड पार्टी में नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जिस व्यक्ति ने अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो वहाँ पे ये लिख के नहीं दिया है कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट कोई भी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाए। क्या उसने ऐसा लिखित दिया है? नहीं दिया है। तो पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, ना कि उसके पर्सनल। हाँ ठीक है, उसके बैंक के डिटेल्स हो गए, पेन कार्ड्स हो गए, उसके और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, लेकिन ये जो आप बताओगे लाइसेंस ये, तो ये कॉन्फिडेंशियल में नहीं आने चाहिए। ये एविडेंस एक्ट है, क्योंकि एविडेंस, आपको एविडेंस की ज़रूरत है, तो आप एविडेंस तो इकट्ठा करेंगे ना सर। तो वो चीज़, ये चीज़ आती है ये तरह के अंदर में, यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए। और इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और आरटीआई के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये लोगों तक मुहैया होनी चाहिए। ठीक है, देश के प्रति है वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, राज्य के प्रति है कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, सुरक्षा के मामलों का सवाल है कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ, मैंने बताया कि चीज़ और भी कॉन्फिडेंस करनी चाहिए कि ये पहुँच से दूर हो जी, तो मीडिया पे भी नहीं आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो तरह का मामला है ये मुझे हजम नहीं हुआ।
यहाँ पे प्रॉब्लम्स है क्योंकि दो कानून आपस में टकरा रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और इस पे अमेंडमेंट करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब मुझे डिपार्टमेंट में आज मेरी पात्रता के लिए अगर मैंने डॉक्यूमेंट दिया तो मैंने अपनी स्वेच्छा से दिया है। अगर कोई बंदा उस चीज़ को निकाल रहा है और चेक करना चाहता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है, तो उसको अधिकार है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के आधार पे, सेक्शन 76 के आधार पे उसको अधिकार है, वो ले सकता है कॉपी, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। हाँ, जहाँ तक रहेगी बात, मैंने आपने बताया ना, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, ये ठीक है, ये आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षा बरतनी चाहिए, लेकिन ये जो आधार कार्ड वगैरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, समझ रहे कि नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ है त्र में, और इस चीज़ को हकीकत में अब इसमें भी एक दिया हुआ है, परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथेष्ट संसद या किसी राज्य विधान मंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं कर किया जाएगा। अब बताइए, अब यहीं पे गड़बड़ हो रही है। अब यहाँ तो बोल रहा है कि यदि संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो भाई वो अगर डिपार्टमेंट में डाला है तो पब्लिक डोमेन हो गई ना। जरूरी थोड़ा कि संसद में ही दिया जाए। संसद में इसलिए दिया जाएगा कि यदि वो चीज़ कभी संसद फाइल मंगाती है तो देखने के लिए, तो वहाँ पे जाए, विधानमंडल पे जाए। लेकिन डिपार्टमेंट में क्यों डाला उसने? स्वेच्छा से डाला है ना। तो ये यहाँ पे चीज़ लागू होती है। और यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सेक्शन 76 इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों गलत है। ये त्र के बारे में मैं पहले से बता रहा हूँ, मेरी हमेशा इस पर फाइट चली है। ये त्र के अंदर में अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को, ये गलत है। मतलब मैं अपनी पात्रता करा रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट बना लिए, बाहर से बनाया, मैंने बोगस बना के लिए मेरा पात्रता कर, क्या किसी को व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि भैया उस चीज़ की जांच करे? गलत है, उसको अधिकार होना चाहिए। क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ हो रही है, अगर मैं फ्री में मकान ले रहा हूँ तो ये वहाँ पे आर्टिकल 51 का भी उल्लंघन हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ को सरकार को भी ध्यान रखिए, त्र के अंदर में संशोधन करना चाहिए या अमेंडमेंट करना चाहिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो उनके पर्सनल रिलेटेड है, बैंक्स वगैरह, ये सब की डिटेल छोड़ के बाकी आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो उनको देने के लिए मंजूरी देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 76। अब सेक्शन 2 कहता है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में उपधारा 1 के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट के किसी बात के होते हुए भी किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के से लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। अब ये गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल एक्ट 1923, अब इसके अनुसार आगे किसी छूट की किसी बात के होते यदि किसी लोक प्राधिकारी सूचना तक पहुंच यदि सूचना प्रकटन से लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। अब इसमें ये दिया गया है कि अगर कॉन्फिडेंशियल एक्ट के तहत शासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फिडेंशियल एक्ट 1923, उसके अंदर यदि कोई डॉक्यूमेंट के प्रकटन से उसके नुकसान से अधिक लोकहित है तो उसको आप रोक नहीं सकते, वो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। अब सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 उपधारा 1 के खंड ग और खंड झ के उपबंधनों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना वृत्तांत विषय के संबंधित कोई सूचना जो तारीख से उसकी धारा 6 के अधीन जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये चीज़ उपधारा मतलब सबसेक्शन 3 के रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके खंड क में, खंड ग में, खंड झ के अंदर बताया गया है या 1 में बताया गया है, ये आपके उस तारीख से जिस तारीख पे वो बनी है या वो सबमिट की गई है, उस 3 से 20 साल के बाद उस सूचना को
पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसके बाद वो दे सकते हैं, वो सूचना को प्रकट कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। अब परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिसने 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगठित किया जाता है कोई प्रश्न अद्भुत होता है, वहां अधिनियम की इसके लिए बंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते केंद्र सरकार में निश्चय अंतिम होगा। अब इसमें प्रॉब्लम इसी होता है कि उस तारीख के बारे में जिसने 20 वर्ष की उक्त अवधि को संगठित किया जाता है, अब इसमें ये पता करना होगा कि वो 20 साल कब होंगे, और वो 20 साल का जो भी कैलकुलेशन है उसके अंदर जो भी प्रश्न उठता है उसका जो भी होगा केंद्र सरकार द्वारा ही जो फाइनल किया जाएगा वो अंतिम होगा। तो ये जो चीज़ें हैं 20 साल, वो 20 साल इसलिए दिए गए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 20 साल के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन अब उसमें भी क्या बोलते हैं कि नहीं अभी 20 साल हुआ नहीं, तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा नहीं ये 20 साल हो गया। अब उसके तो जो भी अपील होगी उस अपील में केंद्र सरकार ही निश्चित करेगी कि ये 20 साल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों ये हमारा सेक्शन 8 का आज का हमारा जो भी पाठशाला में चला, उस सेक्शन 8 के अंदर हमने ये सीखा कि भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंशियल किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल मैंने बताया है जिसके वजह से देश, राज्य, सुरक्षा, इन चीज़ों में अगर कोई भी इनसे खतरा होता है तो वो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है। उसके अंदर हमने बताया कि और भी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक थर्ड पार्टी के मैटर में है, थर्ड पार्टी के मैटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे एक कानून दूसरे कानून से टकरा रहा है। जैसे मैंने बताया इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 76 में टकरा रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, डिपार्टमेंट में है, जो भी अधिकारी के सुरक्षा अधीन में है, वो अधिकारी उस डॉक्यूमेंट की निरीक्षण करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है और उसकी प्रति भी ले सकता है। उस प्रशासकीय शुल्क भरने के बाद उसकी प्रति भी मांग सकता है और उसको जो भी डॉक्यूमेंट दिए उस डॉक्यूमेंट पे एक प्रमाण पत्र स्टैम्प किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के भाग की एक प्रति सत्य प्रतिलिपि है, ये उस पर नोट किया जाएगा। अब इसमें जो है चार्जेस ज़्यादा है। अब जैसे आरटीआई में 2 रुपये निकालते तो हो सकता है इसका ज़्यादा हो, 10 रुपया या 20 रुपया पर पेज हो, लेकिन अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आरटीआई में अगर आपको नहीं दे रहे तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सेक्शन 76 के तहत एप्लीकेशन कीजिए, आपको तुरंत वो कॉपी देनी होगी अर्जेंट में, ये रूल है। अब उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, वो चार्जेस आपको भरने होंगे। तो ये चीज़, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 20 वर्ष पूरे होने के बाद ही आप मांग सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। आज आरटीआई का जो हमने पढ़ा सेक्शन 18, ये बहुत सेक्शन 8, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर हर व्यक्ति परेशान रहता है कि भाई मुझे सेक्शन 8 के अंदर में रिफ्यूज़ कर दिया है। तो भाई आपको पहले एक बात ध्यान रखनी है, सेक्शन 7-8 आरटीआई का सेक्शन 7-8 में दिया गया है कि अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं, सेक्शन 7-2 के अधीन वो रिफ्यूज़ करते हैं तो उनको रीजन देना पड़ेगा रिटर्न में कि वो रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो 8 में अगर उन्होंने क्लॉज डाला है तो वो क्लॉज के अंदर में आप उसका डिफाइन कीजिए कि आपका और उस सूचना से संबंध क्या और उस सूचना का लोक हित से क्या लेना देना। तो ये जो चीज़ें आएंगी तो आपके लिए वहाँ पे मार्ग खुलेंगे, आपको सूचना प्रकट होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो थर्ड पार्टी के अंदर, तो मैं बता रहा हूँ थर्ड पार्टी के अंदर 76 का सहारा लीजिए, आपको मिलेगी डॉक्यूमेंट। 76 का इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लीजिए कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट तो क्लियर कर रहा है, तो आरटीआई उसको प्रतिबंधित कैसे कर सकती है। आप उसके अंदर जो उनके जो ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे उनको खतरा हो सकता है,
जैसे बैंक की डिटेल्स है, ये है, पैन कार्ड है, बाकी नहीं। आधार कार्ड वगैरह से क्या होता है मुझे बताइए ना। आधार कार्ड वगैरह से क्या होता है? क्या आधार कार्ड का नंबर मिलने से सब काम हो जाता है? तो ये चीज़ तो सरकार को फिर ये जो कंपनियां हैं जो मोबाइल वगैरह पे ले रही है, आधार कार्ड लिंक करा रही है, क्या है फिर? तो कंपनी भी शेयर कर सकती है, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए कि थर्ड पार्टी के अंदर जो भी है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से रखा जाए, जिससे लोगों तक सूचना पहुंच सके। और थर्ड पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स ये होती है कि जहाँ भी थर्ड पार्टी मैटर आता है वहाँ करप्शन के विषय में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे कि अभी बीच में डिपार्टमेंट कहते थे एनेक्शल टू कॉन्फिडेंशियल है। अरे भैया, एनेक्शल टू कैसे कॉन्फिडेंशियल होगा? जिस चीज़ का पब्लिकेशन करने का प्रोविजन है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी एसपीआई हो, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर ये लिख के देता है तो आप अपील फाइल कीजिए कि उनको बताइए सर्कुलर 66 तो परमिशन दे रहा है कि भाई इसकी पब्लिकेशन किया जाए और मैंडेटरी है। तो जो पब्लिकेशन करने वाले डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं होते, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्योंकि आरटीआई एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपका अधिकार है। आपको किसी भी मैटर में आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, डिपार्टमेंटल तकलीफ़ें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर में बैठे हैं तो बोले आरटीआई से हम पैसे कमा लो, वो नहीं, वो गलत है। आप मात्र डिपार्टमेंट में आपकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, कहीं अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, आपकी फ़ाइल पेंडिंग करके रखे हैं, आपकी सुन नहीं रहे, तो आरटीआई आपको बहुत मदद करेगा। आरटीआई से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप इसको देखिए, समझिए और सीखिए, क्योंकि आप इस चीज़ में अगर जागरूक हो गए ना तो आप 10 को और जागरूक करेंगे। लेकिन आरटीआई को व्यापार मत बनाइए। इसी व्यापारीकरण की वजह से आज आरटीआई को सरकार ने खुद ही इसके वर्चस्व को ख़त्म कर दिया गया है। इसके वर्चस्व को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो अधिकारियों को पता नहीं है, अब वो कानून देखेंगे, बुक देखेंगे, उसके बाद से आपको दे देंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं 2002 से फिर 2005 से लेके तकरीबन 2011-12 तक मैंने आरटीआई किया, और आरटीआई जब किया तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। समझो उस समय बहुत सारे पेपर्स में मेरे आर्टिकल छपते थे, कुछ ना कुछ जो करप्शंस होते थे ना उन विषय में छपते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन 2014 के बाद 2013 तक एक्टिविज्म में 2014 में मेरे साथ एक अजीब सा एक गेम हुआ, जो कुछ लोगों की मिली भगत थी, जो मेरे घर में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ। उसकी वजह से मुझे जामीन लेने के लिए लंबा समय गया। आज जो केस चालू भी है उस विषय में मैं कभी और समझाऊंगा जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद, क्योंकि मैं उस विषय में अभी मेरी पर्सनल मैटर है उस पर नहीं बात हुई। इसलिए 2014 के बाद मुझे मजबूरी में आरटीआई बंद करना पड़ा। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, बहुत लोग आरटीआई एक्टिविस्ट को दबाने की भी कोशिश करते हैं। अभी पिछले समय में डिपार्टमेंट जो एच वार्ड में लिस्ट निकाली जाती थी, वो कभी एडिशनल कमिश्नर के पास भेजी जा रही है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पास, कि भाई ये इतने लोग हैं, इनको प्रतिबंधित कीजिए डिपार्टमेंट में आने से। भाई देखिए, यहाँ तक आपका अधिकार भी छीना जा रहा था। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वार्ड ऑफिसर थे, उन्होंने को 36 लोगों का लिस्ट निकाला था। वो लिस्ट जब मेरे पास आई तो मैं उनके पास पहुंचा। प्रशांत सकपाली जी वार्ड ऑफिसर थे यहाँ पे। वो एक्चुअली एक्साइज से फिर उनका यहाँ पे आए थे, उन्होंने पीसीएस की कुछ एग्ज़ाम वगैरह दिया था, तो उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ था, एक्साइज से हुआ था। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तो प्रशांत सकपाली जी को मैंने पूछा कि सर ये लिस्ट तो बना, आपने मेरा नाम नहीं डाला। अरे बोले ठाकुर, आपका नाम डाल के मेरे को मरना है? आपके जो मैटर्स है वो मैटर देख के सब बोलेंगे भैया यार इनके मैटर्स जो है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? बोले सर लेकिन ये भी गलत है ना कि आप वहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं।
आप किसी की पर्सनल जानकारी आप पब्लिश करवा रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन में डाल रहे हो, फिर वहाँ पे बोर्ड पे लगवा रहे हैं, उनके नाम से नंबर्स लगवा रहे हैं, तो सर ये गलत होगा। कल उनके साथ कुछ हादसा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। फिर एक बार अंधेरी में हुआ था, मैडम थी, मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ भी मैं गया था इस विषय को लेके। भाई आप किसी की प्राइवेसी को भंग नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हो कि ये आदमी कंप्लेनेंट है। कल उसके साथ कोई हादसा हो गया तो क्या डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेगा उसके परिवार की? तो ये चीज़ें भी गलत है, क्योंकि अगर आप विसल ब्लोअर एक्ट को मानते हैं तो आपको करना पड़ेगा। और विसल ब्लोअर एक्ट को इसीलिए सरकार ने विसल ब्लोअर एक्ट लाने की बात की थी कि विसल ब्लोअर एक्ट का मतलब ये है कि आप जो भी आरटीआई, जो भी कंप्लेंट, जो भी चीज़ करते हैं तो आपकी जानकारी किसी को न दी जाए। अधिकारी पे प्रतिबंधित होगी कि आप किसी को जानकारी इनकी नहीं देंगे, क्योंकि हर आदमी की एक प्राइवेसी होती है और उसको भंग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं हम सेक्शन 8 में देखते हैं। विसल ब्लोअर एक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। वो अभी शायद इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन उसकी पूरी फॉर्मिंग बन गई थी। ये कांग्रेस की सरकार में आई थी और इस चीज़ पे बहुत लोगों ने हंगामा भी किया था, अपोजिशन पार्टियों ने, जिसको लागू नहीं करने दिया था। आज वो सरकार में बैठे, लेकिन विसल ब्लोअर एक्ट जो आपकी सुरक्षा के लिए एक रामबाण इलाज है, उसको नहीं लागू किया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, तब जाके विसल ब्लोअर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, मतलब बनाया गया, पब्लिकेशन किया गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया दोस्तों, लागू नहीं किया गया। तो इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। वीडियो बड़ी हो रही है, आज हमने समझा सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट का सेक्शन 1 गोपनीयता क्या होती है। हम आने वाले वीडियो में सेक्शन 9 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9 के विषय में हम समझेंगे कि सेक्शन 9 एक्चुअली में है क्या और ये आपको क्या फ़ायदेमंद देता है, तो इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो लंबी भी हो रही है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।